नमस्कार, जस्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं संजना। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। उत्तर भारत में 3 दिनों से हो रही बेमौसम बारिश और ओले गिरने से कई किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। इस मुद्दे को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा में उठाया और कार्यवाही स्थगन प्रस्ताव पेश किया। राहुल गांधी ने कहा कि इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में 3 दिनों से हो रही बेमौसम बारिश और ओले गिरने से कई किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। इस मुद्दे को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा में उठाया और कार्यवाही स्थगन प्रस्ताव पेश किया। राहुल गांधी ने कहा कि इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। आपको बता दें कि फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान भारी भरकम ओलों से पहुंचा है। पंजाब में बरनाला और अमृतसर में खड़ी फसलों के धाराशाही होने की वजह से किसानों के चेहरे मुरझाए हुए हैं। कल तक गेहूं की जो फसलें हवा में लहलहा रही थी, वो आज जमीन पर बिछी हुई है। पंजाब के बरनाला में आप जहां तक अपनी नजरें दौड़ाएंगे, वहां तक फसलों की बर्बादी का मंजर देखने को मिलेगा। अपनी आंखों के सामने फसलों को उजड़ता देख किसानों के चेहरे की रंगत उड़ गई है। इन फसलों पर कहर बनकर टूटी है बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि। ओलों के साथ आंधी ने जमकर तबाही मचाई है। किसानों का कहना है कि उनकी करीब 20% फसलें तबाह हो चुकी हैं। यही हाल पंजाब के बाकी जिलों का भी है। तेज हवाओं के साथ बारिश की वजह से तैयार फसल बिछोने की तरह बिछ गई है। मौसमी आफत का ही नतीजा है कि रबी की फसल का करीब 20% हिस्सा बर्बाद होने से किसान बेहाल है। यही हाल सरसों और दूसरे फसलों का भी है। एक अंदाजे के मुताबिक पंजाब की गेहूं पट्टी और कपास पट्टी दोनों में ही बारिश की वजह से करोड़ों रुपए की फसल बर्बाद हुई है। किसानों ने अपनी मेहनत की कमाई का एक बड़ा हिस्सा फसलों की बुनाई में लगा दिया था। अब उन्हें सरकार की ओर से मिलने वाले मुआवजे का ही आसरा है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 1-2 दिन किसानों पर और भारी पड़ने वाले हैं। वजह है भारी बारिश और ओलावृष्टि की आशंका है। जल्दी से जल्दी इस पे एक्शन ले, सेंट्रल टीम जाए, जिन प्रदेशों में नुकसान हुआ है वहां असेस करें। एक मिनट प्लीज वहां असेस करें। आप बैठिए जी। और जल्दी से जल्दी सरकार एक्शन ले। एग्रीकल्चर मिनिस्टर स्टेटमेंट दें, क्योंकि हम चाहते हैं जो पिछली बार किसान के साथ हुआ था, जब ओला गिरा बारिश हुई थी, वो इस बार ना हो। दिल्ली से संजय भंसल की रिपोर्ट। आरएसएस ने उम्मीद के मुताबिक अपनी यूनिफॉर्म में बदलाव का ऐलान किया है। आरएसएस ने कहा कि अब स्वयंसेवक खाकी रंग की हाफ पैंट की जगह भूरे रंग की फुल पैंट पहनेंगे। दिल्ली में आरएसएस ने उम्मीद के मुताबिक अपनी यूनिफॉर्म में बदलाव का ऐलान किया। आरएसएस ने कहा कि अब स्वयंसेवक खाकी रंग की हाफ पैंट की जगह भूरे रंग की फुल पैंट पहनेंगे। इस बदलाव का ऐलान राजस्थान के नागौर में आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक के बाद किया गया। संघ सरकार वाहक भैयाजी जोशी ने इस बदलाव का ऐलान करते हुए कहा कि आरएसएस समय के साथ चलने वाला संगठन और इसी के तहत इस बदलाव को अपनाया गया है। नई ड्रेस का ऐलान करते हुए भैयाजी जोशी ने कहा, सामान्य जीवन में फुल पैंट चलती है तो हमने उसको स्वीकार किया। हम समाज के साथ चलने वाले लोग हैं। इस बदलाव के बाद अब आरएसएस की ड्रेस सफेद रंग की शर्ट, भूरे रंग की फुल पैंट और काली टोपी, बेल्ट और दंड होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में हुई थी। साल 1925 के बाद 1939 में ड्रेस कोड में सफेद शर्ट को शामिल किया गया था। 1973 में आरएसएस के ड्रेस कोड में काला जूता शामिल किया गया। 1973 के बाद 2010 में ड्रेस कोड में शामिल चमड़े की बेल्ट की जगह कैनवास की बेल्ट को शामिल कर लिया गया था। अभी तक खाकी पैंट के साथ काली टोपी, सफेद शर्ट, भूरे मोजे, हाफ खाकी पैंट, कैनवास का बेल्ट और बांस का डंडा आरएसएस की पारंपरिक परिधान में शामिल रहे हैं, जिन्हें गणवेश कहा जाता है। गौरतलब है कि अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा आरएसएस की सर्वोच्च नीति निर्माण इकाई है। आपको बता दें कि 2010 में वर्दी में बदलाव का मुद्दा एक बैठक में उठाया गया था, लेकिन आम सहमति न बन पाने के कारण इसे 2015 तक टाल दिया गया था। परंतु इस बार एकदम ध्यान में आएगा, ऐसा एक मेजर परिवर्तन आया है कि जो ध्यान में आता है। हमने परिवर्तन तो छोटे छोटे हमेशा होते रहते हैं, तो हमने इस बार खाकी शर्ट, जिसको खाकी हाफ पैंट कह सकते हैं, उसकी जगह पर एक ब्राउन कलर की फुल पैंट को हमने अपने गणवेश का हिस्सा बनाया है।
दिल्ली से अमर उपाध्याय की रिपोर्ट। राष्ट्र स्वयंसेवक संघ की कथित तुलना ISIS से करने के मामले में कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने राज्यसभा में सफाई दी और कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से समझा गया है। दिल्ली में राष्ट्र स्वयंसेवक संघ की कथित तुलना ISIS के करने के मामले में कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने राज्यसभा में सफाई दी और कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से समझा गया। गुलाम नबी आजाद ने आज राज्यसभा में जमीयत उलेमा-ए-हिंद के कार्यक्रम में शनिवार को दिए अपने पूरे भाषण को एक बार फिर से पढ़ा और बताया कि उन्होंने कैसे ISIS और RSS की तुलना नहीं की है। आजाद ने अपना पूरा भाषण पढ़ा जिसमें RSS और ISIS का जिक्र कुछ इस तरह से था। हम मुसलमानों के बीच भी ऐसे लोगों को देखते हैं कि जो मुसलमान देशों की तबाही की वजह बन गए हैं, जिनके पीछे कुछ ताकतें हैं, परंतु हमें यह समझने की जरूरत है कि मुसलमान इसमें क्यों शामिल हो रहे हैं, वे क्यों फंसते जा रहे हैं। दिल्ली से अमर उपाध्याय की रिपोर्ट। आप लोग बैठिए आप सुन आप सुनिए। आपने अरे सुनिए, मुद्दा उठाया, आप सुन लीजिए ना। What he is going to say, let us listen. आपने अरे बैठिए। या तो मुद्दा उठाइए नहीं, अरे बैठिए या तो मुद्दा उठाइए नहीं तो या सुनिए। बैठिए सुनिए। माननीय नकवी साहब ने यहाँ मुद्दा उठाया, मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूं और सबसे ज्यादा शायद सुनने के लिए मेरे दोस्त रवि प्रसाद जी बहुत बेकरार हैं, क्योंकि आपने क्या कह दिया? सुना करिए। ओके गुलाम नबी आजाद सुनिए। आपने ISIS रविशंकर प्रसाद जी कर दिया। प्लीज लिसन टू द मिनिस्टर। पढ़े लिखे आदमी की तरफ पढ़े लिखे आदमी प्लीज लिसन टू द LOP प्लीज। पढ़े लिखे आदमी की फ्लोर इज गिवन टू LOP। आप लोग बैठिए। पढ़े लिखे आदमी ट्रेशरी बेंचेस बैठिए। ट्रेशरी बेंचेस बैठिए। आप लोग भी ऑपोजिशन बेंचेस भी बैठिए। आप लोग बैठिए। सुनिए। अगर निंदा करने की हिम्मत है तो जवाब सुनने की हिम्मत भी रखिए। ये इंटॉलरेंस जो आप बाहर करते हैं वही इंटॉलरेंस आपको सदन के अंदर प्लीज। ये उस इंटॉलरेंस जो 24 घंटे आप बाहर करते हैं, ये उस इंटॉलरेंस यहां भी आप देख दृश्य दिखा रहे हैं। विप्लव, व्हाट इज दिस? विप्लव, सिट डाउन। Now, सुनिए। Now, order, please. Now the House. It is our practice in the House that we will listen to Honorable LOP always. Please sit down. That high. No, please. No, not now. Sit down. Not now. KC Tyagi, sit down. I am not allowing you. No. You sit down, KC Tyagi. Please. KC Tyagi, sit down. Not going on record. Tyagi ji, बैठिए। No, now the floor is given to Honorable LOP. बीजेपी के लिए सबको आतंकवादी है इनको छोड़कर। ये बैठिए। No. जो बीजेपी RSS नहीं है वो सब आतंकवादी है। ना बैठिए। ओके। माननीय प्लीज। डिप्टी चेयरमैन साहब, ये मेरी स्पीच की CD है प्लीज। और मैं माननीय लीडर ऑफ हाउस से गुजारिश करूंगा कि ये CD मैं उनको दूंगा। टेबल तो मैं रखूंगा और उनको अलग से दूंगा इसी की, या टेबल से ही ले लें। ये अपने कमरे में जाकर हमारे बीजेपी के सदस्यों और मंत्री समेत रवि प्रसाद जी समेत उनको सुना दें। रविशंकर प्रसाद जी को प्लीज। रविशंकर प्रसाद जी, ना प्लीज। रविशंकर प्रसाद जी को ये सुनाएं। अरे बस प्लीज ये सुनाएं
और अगर इस सीडी में और जो मैं पढ़ रहा हूं इसमें कोई अगर गलत लिखा हो तो रवि प्रसाद जी कल हमारे खिलाफ, यार प्लीज, ये आप हमारे खिलाफ प्रिविलेज कल लाइए। इसलिए मैं पहले ही बता रहा हूं कि जो इससे है वो मैं पढ़ रहा हूं। मैं पूरी स्पीच नहीं पढ़ रहा हूं, लेकिन मुझे इजाजत दीजिए सिर्फ 2 पेज की, क्योंकि अगला पेज और पिछला पेज नहीं पढ़े तो फिर वही टीवी चैनल वो एक लाइन पकड़ के पूरे देश में वो बाल खड़ा करता है। इसलिए उससे एक पेज पहले और एक पेज बाद में पढ़ना बहुत जरूरी है। नहीं, मैं पूरी पढ़ने के लिए 1 घंटे की स्पीच 25 मिनट की आपको दे रहा हूं। सर, जहां से ये जो भाइयों, आज जैसा मैंने शुरू में कहा, इसमें का की आप जब बोलते हैं तो थोड़ा गलत होता है, वो का कहीं की लगता है, और मैंने इसको वर्बेटम जैसे मैंने वहां कहा है वैसे ही कोशिश की है लिखने की। आज जैसा मैंने शुरू में कहा, बहुत मुश्किल दौर से हम गुजर रहे हैं, और आज की इस जमीयतुल उलमा हिंद की तारीखी कॉन्फ्रेंस के स्टेज से मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं। मैं हिंदुस्तान के उन हिंदू भाइयों को, जो चाहे जज हों या रिटायर्ड जज हों, चाहे वो पत्रकार हों, लिखने वाले हिंदी, अंग्रेजी या उर्दू के हों, चाहे वो कुछ चंद टेलीविजन, फिर मैं दोहराता हूं, मैं चंद लफ्ज लगा रहा हूं, चंद टेलीविजन के एडिटर्स हों जिनको निकाला जाता है सरकार की तरफ से एक चैनल से दूसरे चैनल से, क्योंकि वो सेकुलर और सेकुलरिज्म की बात करते हैं। मैं उन एंकर्स को बधाई देता हूं जो इस सरकार के होने के बावजूद भी लड़ाई लड़ रहे हैं और नौकरी से बर्खास्त होना मंजूर करते हैं, लेकिन अपने रास्ते को छोड़ना नहीं चाहते हैं। मैं उन हिंदू भाइयों को भी मुबारकबाद देता हूं इखलाक के बाद, जिन्होंने अपने अवार्ड वापस किए, चाहे जाती तौर पर आपको और हमें उनसे बात करने का मौका न मिला हो, लेकिन इस स्टेज से, कौमी यकजहती के इस स्टेज से शायद और कोई ऐसा मंच नहीं हो सकता कि उनके इस काम के लिए, जो हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर उसकी हम सराहना न करें तो शायद हम इंसाफ नहीं कर सकते हैं। वो भी एक तरह की कुर्बानी देते हैं। मेरे भाइयों, लड़ाई आज हिंदू और मुसलमान की लड़ाई हिंदुस्तान में नहीं है। मैं रिपीट करता हूं। दिल्ली से अमर उपाध्याय की रिपोर्ट। हजारों करोड़ रुपए का कर्ज लेकर देश से भाग निकलने वाले उद्योगपति विजय माल्या पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा और 5 तीखे सवाल पूछे हैं। हजारों करोड़ रुपए का कर्ज लेकर देश से भाग निकलने वाले उद्योगपति विजय माल्या पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा है और 5 तीखे सवाल पूछे हैं। कांग्रेस ने पूछा है कि क्या विजय माल्या भागने से पहले जेटली से मिले थे? क्या जेटली ने माल्या को लेकर मोदी से बात की थी? इसके साथ ही कांग्रेस ने सोमवार को एक बार फिर आरोप लगाया कि मोदी सरकार विजय माल्या को बचा रही है। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि शराब कारोबारी डबल NRI हो गए हैं। प्रधानमंत्री बनने से पहले वायदा किया था 15 लाख रुपए मैं हर एक बैंक अकाउंट में डालूंगा, 1 रुपया नहीं मिला और 9,000 करोड़ रुपए उठाकर माल्या जी भाग गए यहां से। अभी हमने जेटली जी से पूछा, क्लियर सवाल पूछा, जेटली जी आप हमें बताइए माल्या जी हिंदुस्तान से भाग के कैसे निकले? अगर उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, अगर उनके ऊपर नोटिस है, लुकआउट नोटिस है, तो वो राज्यसभा में क्या कर रहे हैं? देश से निकलकर माल्या जी चले गए। इस सवाल का जवाब जेटली जी ने नहीं दिया, लंबा भाषण दिया कि ये हुआ, वो हुआ, वो हुआ, वो हुआ। सवाल ये था कि ये जो भागे हैं इनको आपकी सरकार ने भागने क्यों दिया? गरीब आदमी चोरी करता है। नॉन रिपेइंग इंडियन और नॉन रिटर्निंग इंडियन कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा, 1 मार्च को माल्या सांसद में थे, उन्होंने जेटली से बात की और मुलाकात की। पूरी दुनिया जानती है कि उसके दूसरे दिन अचानक वो देश छोड़कर चले गए। हालात बता रहे हैं कि माल्या को देश छोड़ने की सलाह दी गई। उन्होंने देश तब छोड़ा जब CBI, बैंक, सेबी, ED, SFIO, सर्विस टैक्स और इनकम टैक्स उनके खिलाफ जांच कर रहे थे।
सुरजेवाला ने आगे कहा, यह आधिकारिक हो चुका है कि माल्या सरकार के फेयर एंड लवली स्कीम के तहत देश के बाहर गए हैं। इसके साथ ही सुरजेवाला ने 100 दिन के भीतर काले धन की वापसी के वादे को नहीं निभाने के लिए भी सरकार को कोसा। मैंने इतना लिखा कि जनता दल के उस वक्त नेता रामकृष्ण हेगड़े और देगौड़ा थे और बीजेपी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी और एल.के. अडवाणी थे। तो मैंने ये जिक्र नहीं किया कि वो उन्होंने कुछ पैसा लिया या ये तो ऐसी कोई बात नहीं कि कौन चलाता है बैंक को। बैंकिंग मिनिस्ट्री चलाती है, फाइनेंशियल सर्विसेज मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट चलाती है, फाइनेंस मिनिस्टर थे। पिछले चुनाव में अंदाजा लगाते लोग कहते हैं कि बीजेपी ने 20,000 करोड़ खर्च किया और कांग्रेस पार्टी ने 1600। लंदन को जाइए, विंबलडन के टाइम पे सारे नेता वहां रहते हैं और सारे नेता मैंने काफी नेता रहते हैं लंदन में। प्रधानमंत्री लोग भी जाके पूंजीपतियों के घर में रहते हैं, सब जानते थे कि अटल। दिल्ली से अरविंद कुमार की रिपोर्ट। महोबा शहर कोतवाली के बीजानगर रोड पर अज्ञात चोरों ने गेराज शॉप में घुसकर 18,000 रुपए की नकदी, 2 लाख रुपए की कीमत का सहित मशीनरी पार्ट्स चुरा कर ले गए। महोबा कोतवाली के बीजानगर रोड पर भट्टीपुरा निवासी तौसीफ रजा की खान मोटर्स के नाम से एक बड़ी गैराज शॉप है। आज सुबह जब तौसीफ अपने गैराज पहुंचा तो फैला हुआ सामान देखकर वह हैरान रह गया। देखने पर पता चला कि शॉप के लॉकर में रखे 18,000 रुपए और लाखों रुपए की कीमत के मशीनरी पार्ट्स गायब हैं। यही नहीं, चोरों ने गैराज में लगे सीसीटीवी कैमरों को क्षतिग्रस्त कर दिया। सूचना पाकर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई और जांच की। रात को चोरी हो गई है। जब मैं सुबह आया था तो मैं 9 बजे करीब आया था तो मैंने देखा उधर तो सारा सामान बिखरा हुआ डला था। उसमें नकदी 18,000 करीब और लाखों का पार्ट्स गायब है। क्या समझ में आ रहा है? कैमरे भी तो आपके यहाँ लगे थे? कैमरे लगे थे तो कैमरे का जो उसे बैक कर दिया गया था, उसे बंद कर दिया गया था और उधर पे जो बैटरी भी गायब है, पार्ट्स का सामान भी गायब है और सारा सामान भी डला। कितना अनुमान मान के चलते हैं आप? कितना नुकसान, कितना का माल गायब है आपका? मेरा अनुमान है कि लाखों रुपए का पार्ट्स गायब है और हजारों रुपए की नकदी हुई है। कम से कम 18-19 रुपए कैश डाला हुआ था। कितना? 18-19 हजार रुपए। महोबा से इसराइल कुरैशी की रिपोर्ट। भारत और पाकिस्तान के लोगों को जोड़ने के सिलसिले के तहत शुरू हुआ अमृतसर लाहौर फेस्टिवल के 12वें संस्करण का आगाज 15 तारीख को BOP पुलमोरा में होगा। भारत और पाकिस्तान के लोगों को जोड़ने के सिलसिले के तहत शुरू हुआ अमृतसर लाहौर फेस्टिवल के 12वें संस्करण का आगाज 15 तारीख को BOP पुलमोरा में होगा। पिछले 11 साल से पुनर्जोत संस्था की तरफ से सांझ कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में पाकिस्तान और भारत से सूफी सिंगर रिजवान मुअज्जम, साईं जहूर अहमद, लखविंदर बडाली, निहत चौधरी होंगे। कीरत संधू का कहना है कि इस कार्यक्रम को करवाने का उनका मुख्य मकसद दोनों देशों के लोगों के दिलों में नफरत खत्म कर प्यार जगाना है। उनका कहना है कि पाकिस्तानी सिंगर को यहाँ के लोगों से काफी प्यार मिलता है। मकसद जी साडा कोई होर मकसद नहीं होंदा। इट्स एब्सोल्यूट नॉन पोलिटिकल इवेंट एंड साडा मकसद एक ही हैगा टू प्रमोट पीस एंड इस वक्त आई थिंक इट इज़ द मोस्ट रेलिवेंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज दुनिया में जो कुछ हो रहा है आई थिंक इस टाइम तो ज़्यादा ज़रूरी नहीं कुछ हो सकता कि असी एक म्यूजिक दे राही एक आर्ट फॉर्म दे राही पीस फेस्टिवल्स नू करते रहिए। नो मैटर की हो रहा दुनिया के अराउंड वी शुड स्टिल keep our initiatives and our endeavors going. I think कलाकार भी चाहते ने, आवाम भी चाहते ने, लोग जो कुछ तुसी कहना चाहो असी सारे चाहते हैं कि शांति बनी रहे। असी एक सेफ इन्वायरमेंट चाहते हैं इस दुनिया दे विच बिकॉज आजकल इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि घटनावां हो रही ने बट द फैक्ट इज़ कि ये सारा कुछ इज़ बियॉन्ड अस। असी इस चीज़ पर नहीं फोकस करना चाहेंगे। असी इस चीज़ नू सांझे होके एक अगे लैके जाना चाहेंगे एक चीज़ नू दैट no matter की हो रहा दुनिया के अराउंड we would still want these initiatives to be going. Honestly there is no other relevant time, there is no other relevant way than getting together and celebrating in the form of peace and music. जैसे 12 साल की बात करें पिछले 12 साल में की आउटकम की हुई लगातार आउटकम ये है जी कि लोकी पूछते ने कि जी हुण की हो रहा है, हुण कौन आ रहा है, सांझ कदों हो रहा है, पाकिस्तान तो कदों आ रहे हैं, असी मिलना चाहते हैं, असी उन्होंने गलबात करना चाहते हैं। जे पॉजिटिव आउटकम ना होवे तो nobody would want to attend such a function.
अमृतसर से सनी साहुता की। बालाघाट धार्मिक यात्रा के नाम पर जिले के अतिक्रमणों से धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। जिले से 120 यात्रियों के साथ अहमदाबाद से टूर एंड ट्रेवल्स के एजेंट ने धोखाधड़ी की है। बालाघाट में धार्मिक यात्रा के नाम पर जिले के अतिक्रमणों से धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। जिले के 120 यात्रियों के साथ अहमदाबाद के टूर एंड ट्रेवल्स के एजेंट ने धोखाधड़ी की है। इससे उम्रा की यात्रा के लिए रवाना हुए मुस्लिम धर्मावलंबियों का जत्था बिना यात्रा किए ही वापस लौट रहा है। आपको बता दें कि जिले के करीब 120 यात्रियों से अहमदाबाद के एजेंट अल्ताफ शेरानी ने उम्रा की यात्रा के नाम पर करीब 70 लाख रुपए की धोखाधड़ी की है। मामले की शिकायत पीड़ितों ने पहले मुंबई पुलिस स्टेशन में करने के बाद बालाघाट पुलिस अधीक्षक से की है। उम्रा की यात्रा किए बिना ही वापस लौटे शाकिब शेख ने चर्चा में बताया कि इस यात्रा के लिए काफी लोग बालाघाट से मुंबई गए थे, जहां निर्धारित स्थान पर एजेंट नहीं पहुंचा। एजेंट के पास सभी यात्रियों के पासपोर्ट और वीजा भी थे, जिसके चलते उन्हें अपनी यात्रा रद्द करनी पड़ी। इस तरह सैकड़ा भर से अधिक लोग एजेंट की धोखाधड़ी का शिकार हुए हैं। इस घटना के बाद बालाघाट से खुशी खुशी रवाना हुए हज यात्री के अलावा उनके परिजन भी बेहद परेशान और मायूस होकर वापस लौट रहे हैं। जानकारी के मुताबिक पैसा जमा होने के बाद एजेंसी मालिक हज यात्रियों को धोखा देकर फरार हो गया, जिसकी तलाशी की जा रही है। इस कारण जितने भी यात्री उम्रा के लिए मुंबई पहुंचे, वे अब जैसे तैसे अपने पैसे खर्च कर वापस लौट रहे हैं। वहीं कुछ यात्री 1-2 दिन में बालाघाट पहुंचने वाले हैं। अपने जरिए से पता लगाने की कोशिश की क्या हुआ है क्या नहीं, तो पता चला कि वो उसका अभी वीजा ऑफिस से वीजा ही वापस नहीं मिला है, उनके पास है किसके पास है कंफर्म कोई नहीं बता रहा था, सब ऐसे अड़दम बता रहे थे। ये सब चलते रहा और उसको कोई पता ही नहीं रहा। 12 बजे के बाद में कल यानी 12 तारीख को मैंने एक लिखित आवेदन बनाया और CST स्टेशन के अंतर्गत जो थाना आता है वहाँ पर जाके सूचना हमने दे दिया कि सर हमारे साथ ऐसा सब हुआ है, हमारे इतने लोग यहाँ पर पड़े हैं, अब हम लोग वापस जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर बालाघाट बात की है तो सभी लोग हमारे सदर जो थे उनका कहना यह था कि हमने SP साहब से यहाँ बात करे हैं, तो उन्होंने अपना सर्च चालू करा हुआ है, लेकिन आप लोग वहाँ पर परेशान होने से कोई मतलब नहीं है, अब वापस आ जाइए, है ना। पासपोर्ट का वीजा और का मतलब ये था पासपोर्ट उनके पास है, सब लोग इसीलिए लग रहे थे कि हमारे पासपोर्ट का मिसयूज ना हो जाए, क्योंकि कई लोगों का उसने जो व्हाट्सएप पे भेज दिया था कि वीजा लग गया आपका, ये देखिए भाई धोखाधड़ी किसी होती है तो फिर परेशानी हमारी होगी, जिसका पासपोर्ट रहेगा वो परेशान होते रहेगा। ये था, इसलिए इन्होंने बोला सदर साहब से बात हुई तो उनका कहना यह है कि सभी लोग आप वापस आए। वहाँ पर फिर जो तत्काल में जिसका रिजर्वेशन हो सकता था उन्हें जैसे व्यवस्था हुई उन लोगों ने करा लिया। किसी ने आज का कराया, 13 तारीख का शाम का मिला उनका कराया, कुछ जनरल दूसरी तरफ से रास्ते से होते हुए आ रहे हैं, इंदौर होते हुए वो आ रहे हैं, जहाँ से जैसा उनको साधन मिल रहा है बालाघाट पहुँचने का उस हिसाब से वो लोग वहाँ से निकल रहे हैं। कुछ लोग आज शाम को निकलेंगे। मेरा मम्मी थोड़ा बीमार थी, परेशान भी बहुत थे, तो हम लोग रात को फ्लाइट से निकल के आ गए। तो हम लोग यहाँ पर रात में 2 बजे वापस बालाघाट पहुंच गए थे, नागपुर तक। नाम बालाघाट से मुकेश भट्ट की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।